नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है। हमारे देश में एक बार फिर से नंबर ऊपर जा रहे हैं, नए मामलों के नंबर, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा केरल का है। करीब 70% से ज्यादा मामले केरल से ही आ रहे हैं। और अगर हम केरल के नंबर्स को देखें तो पिछले 24 घंटे में करीब 33,000 नए मामले आए हैं केरल में, सिर्फ केरल में। अब सूत्र बताते हैं कि केंद्र का मानना है, केंद्र सरकार का, कि राज्य को कहीं ना कहीं एक स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए, उसकी जरूरत है। वहां पे जिस तरीके से इससे निपटने की कोशिश की जा रही है, उससे केंद्र कहीं ना कहीं नाखुश बताया जा रहा है। पॉजिटिविटी दर भी बहुत ज्यादा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पद्मनाभ शेनॉय जुड़ गए, जो कि र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं और इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। शुक्रिया डॉक्टर शेनॉय हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन का जो दर है, जिस दर से टीकाकरण हो रहा है, जितने लोगों को लग रहा है, वो काफी ज्यादा है केरल में, लेकिन वहीं मामले भी उतने ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये एक अजीब सी स्थिति है कि आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल है। देखो, आपको ये समझना चाहिए कि मई महीने तक केरल में खाली 30 या 35% लोगों को की बीमारी हुई थी। सबको पता है। ये बाकी राज्यों में देखा जाए तो 70% से भी ज्यादा लोगों को बीमारी आके जा चुकी है, या उनको बीमारी से एक बार उनको अफेक्ट हुई है, इसका इनको इम्यूनिटी मिल चुकी है। तो क्या होता है कि अभी फाइंडिंग यही आ रहा है कि दुनिया भर में छात्रों ने यही दिखाया गया है कि जब जिसको बीमारी आके उनको क्योर हुआ है, उनको एक डोज मिलने से उनको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी मिल जाती है। इस इम्यूनिटी का मतलब है हाइब्रिड इम्यूनिटी, क्योंकि जिसका बीमारी से उनको आके उनको क्योर हो गया और उसके ऊपर एक टीका भी लग गया उनको, ये दोनों मिलके उसका इम्यूनिटी का नाम है हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो मध्य प्रदेश देखा जाए, उत्तर प्रदेश देखा जाए, वहां का 60 to 70% लोगों को बीमारी से अफेक्शन हुआ है, उसके ऊपर उनको टीका भी मिला हुआ है। केरल में क्या हुआ, केरल में खाली 30% लोग या 35% लोगों को ही बीमारी हुई थी। पहले और दूसरे लहर में मई महीने तक 30 या 35% लोगों की बीमारी हुई थी। उसके ऊपर अभी देखो, एक महीने में 10% लोगों को भी और हुआ चुका है। तो 45% तक केरल का लोगों को बीमारी हो चुकी है, इन्फेक्शन से उनको अफेक्टेड है। तो उसका मतलब क्या है, केरल और यूपी या मध्य प्रदेश का डिफरेंस 30% है। तो कैसे ये 30% कवर किया जाए, इसके लिए एक ही मतलब है, 2 डोज वैक्सीन जल्द से जल्दी दिया जाएगा, दे जाना चाहिए, लेकिन उतना तेजी से वो गैप बिल्डअप नहीं हो रहा है। और ये सबसे जरूरी ये समझना चाहिए कि 2 टीके लगने से भी ज्यादा इम्यूनिटी एक टीके से होती है जिनको एक कोविड हो चुका है। और सिंपल टर्म्स में जिसको कोविड हुआ है उनको एक टीका लगने से बहुत ज्यादा इम्यूनिटी मिल जाती है। वो इतना ज्यादा है कि 2 डोज वैक्सीन, किसी को कोविड की बीमारी नहीं हुई है उन डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी सही है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लेकिन संक्रमण तो हमने देखा है कि वैक्सीन के बावजूद होता है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन और मास्किंग, ये 2 अहम चीजें हैं जो कि नए जो मामले आ रहे हैं, न्यू केसेस जो होते हैं, उसको रोकने में योगदान देते हैं। मौत का आंकड़ा मैं नहीं कह रही हूं। तो क्या केरला में लॉकडाउन, लोगों को दूर रखना और साथ में मास्किंग को लेकर के सही जोर है? मास्किंग देखो केरला में सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन केरला का प्रॉब्लम ये, हमको ये भी समझ में आना चाहिए, आइसलैंड में या इंग्लैंड में आंकड़ा यही आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या होता है कि हॉस्पिटल एडमिशन, सीवियर केस, गंभीर मामले ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वैक्सीन के पहले ऐसे थे कि 100 लोगों को बीमारी होती तो 2 या 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि 200 लोगों में एक ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन। वैक्सीन इससे प्रोटेक्शन देती है, गंभीर मामलों से प्रोटेक्शन देती है, इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्शन देती है। दैट इज वेरी क्लियर। अभी आइसलैंड से, यूएस से, यूके से डेटा यही दिखा रहा है कि वैक्सीन से जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन है बहुत कम है, स्पेशली विद द डेल्टा वेरिएंट। जो डेल्टा वेरिएंट अभी पूरे दुनिया में फैल रही है, उसका इन्फेक्शन से बहुत प्रोटेक्शन कम है ये वैक्सीन का। लेकिन क्या है, मामला गंभीर ना हो जाए, उससे वैक्सीन अभी भी ये देती है। केरला का डेटा भी यही दिखा रहा है। अब पहले केरला में 30,000, 35,000 केस जब आते थे तो बहुत ज्यादा, 1, 2 या 3% लोग आईसीयू में आ जाते थे। तो उसका मतलब है 3,000 तक लोग आईसीयू में थे। अभी क्या हो रहा है, केस 30,000 की तरह है, लेकिन हॉस्पिटल का एडमिशन 1% से भी कम हो रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि मामले से ही नहीं, मतलब नहीं है कितने गंभीर केस आ रहे हैं,
कैसे हॉस्पिटल बेड कैसे इतने वो ऑक्यूपाई बात कर रहे सही है, हैं, वो सबसे जरूरी है। वो बात सही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि लहर आई, तो पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर जब आएगी तो वो मामलों से ही गिनी जाएगी। तो ऐसे में अगर आज हमारे देश के मामले में 33,000 केरला से ही आ रहे हैं, तो वो चिंता की वजह हो जाती है। लोग सवाल पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पिछली बार महाराष्ट्र से आई लहर दूसरी, इस बार तीसरी लहर कहीं केरला से तो नहीं आ जाएगी? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही मैं बताना चाहता हूँ कि आंकड़े का जो हमको फोकस है वो चेंज करना है। हमको ये फोकस करना है कितने लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना है। पहले हम कर रहे थे, नंबर पे ही थे। क्यों कर रहे थे? हमको यही था कि 100 में 3% तो एडमिट होने ही होने हैं, पहले होने थे। लेकिन अभी क्या है, 200 में ही ये एक एडमिट होता है, तो बहुत कम लोग एडमिट होते हैं और सबको हम इलाज दे सकते हैं और सबका गंभीर मामले नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तीसरी लहर केरल से शुरू होगी या नहीं, उसका आंसर यही दे पाएगा कि केरला से जीनोमिक सर्वेलेंस ज्यादा से ज्यादा करना है, कोई नया वेरिएंट तो ना आ जाए। डेल्टा वेरिएंट जैसे कोई नया वेरिएंट केरल में आया है, वो फैलना शुरू कर दिया, वो बहुत बड़ा सवाल है। और हमको तभी पता लगेगा कि वेरिएंट का एनालिसिस करना है, केरल से सैंपल लेके एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जुलाई महीने तक का जो भी एनालिसिस है, जो भी ये उस पर डेल्टा वेरिएंट ही केरल में दिखा रहे हैं, उससे नया वेरिएंट का कोई निशाना नहीं है अभी तक। लेकिन हमको वो कंटिन्यू रखना है और लगातार टेस्ट करते रहने की, कोई नया वेरिएंट तो ना आ जाए। अगर नया वेरिएंट आ जाए जिसको वैक्सीन को ओवरकम कर सके, या वैक्सीन का इम्यूनिटी को एक अच्छा फाइट दे सके, इम्यूनो इवेसिव वेरिएंट बोलते हैं, इस तरह का कोई नया वेरिएंट आता है तो तीसरी लहर का सखर चांस है। लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा नया कोई वेरिएंट नहीं है। ये तो जो केरल में अभी चल रहा है वो एक्सपेक्टेड ही है। ओणम के बाद जो भीड़ हुई थी उसी के वजह से वेव जा रहा है और 40,000 के करीब केसेस रिपोर्ट करने की संभावना है। अगर 35-40 हजार केस आ जाए, हॉस्पिटल बेड का ऑक्यूपेंसी 50-60% ही लग सकते हैं, तो ठीक है। उससे ज्यादा जाएगा तो हमें दिक्कत में आ बिल्कुल। सकती तो है। नजर रखने की जरूरत है आंकड़ों पर भी। और लेकिन अहम राहत की बात यह है कि कोई नया वेरिएंट नहीं है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, केरल की स्थिति से हमको अवगत कराने के लिए। लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर अमेरिका के कुछ राज्यों में आखिर कोरोना के इतने मामले क्यों। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब चर्चा करते हैं अमेरिका की, जहां पर लगातार एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं। और ये मामले खास करके कुछ राज्यों में बढ़ रहे हैं, जिनमें से फ्लोरिडा एक है। फ्लोरिडा में पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। वहां पर वैक्सीनेशन की दर दूसरे राज्यों के मुकाबले कम रही थी और यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं कि फ्लोरिडा में एक और इस बार बड़ी वेव आई। पिछले 2 बार में वहां पर उतने ज्यादा मामले नहीं देखे गए थे जितने इस बार देखे गए हैं। और मौत का आंकड़ा भी, अगर हम मौत के ग्राफ को देखें, डेथ के ग्राफ को, तो वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि चिंता की बात बनी हुई है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़ गए हैं डॉक्टर कार्तिक चेराबुद्दी, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त अमेरिका की और फ्लोरिडा की सिचुएशन कैसी है? अभी अमेरिका में केसेस बहुत ज्यादा है। फ्लोरिडा में आईसीयूज फुल है, हॉस्पिटल्स भी फुल है। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स बहुत टायर्ड है अभी, और थोड़ा केसेस अभी कम हो रहे हैं। देखना है कि सर्ज कब खत्म होगा, मगर अभी तक तो केसेस बहुत बहुत हाई है। डॉक्टर साहब, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों फ्लोरिडा में इस तरह का सर्च देखा जा रहा है? एक जो है मास्किंग और सोशल प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और डेल्टा वेरिएंट भी इसके ज्यादा तक कारण है अभी कि केसेस इतने बढ़ रही हैं। तो क्या फ्लोरिडा में ये काबू आ पाएगा कोरोना, और इसके लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है? अभी केसेस 6 to 8 वीक्स लगेंगे कि हम केसेस, हॉस्पिटलाइज केसेस कम होने के लिए। केसेस कम्युनिटी में जो आम आदमी
डेली लाइफ में केसेस देखे जाए तो अभी केसेस तो कम हो रहे हैं, मगर स्लोली कम हो रहे हैं अभी। और गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रही है, मगर मास्किंग को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, और ये फ्लोरिडा में डेफिनेटली प्रॉब्लम है अभी। जी लेकिन डॉक्टर, वैक्सीनेशन अगर हम देखें, टीकाकरण का दर तो फ्लोरिडा का काफी ठीक ठाक है, 60% से ऊपर है, तो ऐसे में डेथ रेट कैसा है वहां पे? डेथ रेट पहले सर्ज से, सेकंड सर्ज से अभी कम है, मगर केसेस इतने ज्यादा है कि हम डेथ्स देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन में भी डेथ्स हो रही है, मगर परसेंटेज डेथ का बहुत कम है पहले सर्जेस से कंपेयर करें तो। वैक्सीनेशन रेट्स हमारे बुजुर्ग लोग में बहुत बहुत अच्छा है फ्लोरिडा में, इसलिए हम डेथ्स नहीं देख रहे हैं एल्डरली में, और प्रॉबली 6 to 8 वीक्स में हम देखेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम होंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में एक बार फिर से जो बेकाबू हो रहा है कोरोना का वायरस, उस पर लगाम लगे। बात करते हैं मुंबई की, और कितना अहम हो जाता है डबल डोज लेना, ये मुंबई में साफ हो रहा है। 25 लाख लोगों ने डबल डोज ले ली है, लेकिन इनमें से 7,057 कोरोना संक्रमित फिर भी हुए। बीएमसी टास्क फोर्स कहती है कि दोनों टीके लेने वालों को कोविड हुआ जरूर, संक्रमण जरूर हुआ, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती भी अगर होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती या किसी सख्त दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मुंबई में 7,057 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीएमसी के सर्वे में ये बात पता चली है। इनमें सबसे ज्यादा 52% लोग 60 साल से ऊपर के हैं। बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि दूसरी डोज के बाद संक्रमित होने वाले कोविड मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। काफी पेशेंट ऐसे भी हैं जो 2 डोज लेने के बाद संक्रमित हुए। कल ही जैसे मैंने 6 पेशेंट भर्ती किए, उसमें से 4 मरीज ऐसे हैं तो 2 डोज ले चुके हैं, और 2 डोज को, सेकेंड डोज को लिए हुए भी 1 महीना के ऊपर हो गया है, उसके बावजूद भी उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है विद सम सिम्टम। सम सिम्टम मतलब गला खराब होना है, खांसी होना है, बुखार थोड़ा तेज आना है, वो सब चीजें हुई है, बट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है या बहुत ही हायर एंटीबायोटिक की जरूरत उनको नहीं लग रही है। एक तरह से स्टेबल कंडीशन है। मुंबई का ये पूरा हलारी परिवार जुलाई महीने में एक साथ कोविड पॉजिटिव हुआ था, जबकि सभी ने अप्रैल महीने में ही वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली थी। इस परिवार में 26 साल की डॉक्टर सृष्टि हलारी कुछ दिनों पहले ही काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि वैक्सीन से पहले एक बार और दोनों वैक्सीन लेने के बाद वो 2 बार कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। इनके पिता भी डॉक्टर हैं और वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ये भी संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में करीब 25 लाख लोगों ने दोनों टीके लिए हैं। अपने सर्वे में बीएमसी करीब 4.5 लाख ऐसे लोगों तक पहुंची है जिनमें 1.5% संक्रमित बताए जा रहे हैं। अभी जो सब चीजें ओपन हो गई है, लोगों ने पार्टियां करनी शुरू कर दी है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा अभी कोविड वापस होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो अपन अगर देखेंगे, रोड पे देखते हैं, चौपाटी पे देखते हैं, पब्लिक गार्डन प्लेस में देखते हैं, हर जगह लोग घूम रहे हैं और मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी कल मीटिंग हुई थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में, और उसमें डिसीजन लिया गया कि इन सब जगह पे मार्शल बढ़ाए जाएंगे। अगर लोग बिना मास्क के दिखेंगे तो उन पर ज़्यादा फाइन किया जाएगा, उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दी जाएगी और फाइन भी लगाया जाएगा। सो मास्किंग सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, इज एज गुड एज वैक्सीन। टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र में सितंबर के अंत और अक्टूबर के पहले सप्ताह में तीसरी लहर का अनुमान जताया है, और इससे पहले वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि 2 मास्क पहने अगर कहीं दफ्तर में काम करने जाते हैं, और अपना टीका जरूर लगवाएं। नमस्कार।